प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 4 जून को आपने यानी जनता जनार्दन ने जो जनादेश सुनाया था उसी के मुताबिक बहुत जल्द इस देश को अब नई सरकार मिलने वाली है। और आज दिन भर जो माथापच्ची रही वो इस बात पर रही कि जेडीयू के कितने जो सांसद हैं वो मंत्रिमंडल में बैठेंगे, कैबिनेट में बैठेंगे, टीडीपी के कितने सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और इसके चलते बीजेपी के कितने सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और दो इन्हीं पार्टियों पर सबसे ज्यादा नजरें बनी हुई हैं, जेडीयू और टीडीपी, क्योंकि दोनों के बगैर सरकार चलना मुश्किल है। एक के 16 सांसद और एक के 12 सांसद। हालांकि कल ठीक इसी वक्त जब मैं आपके सामने रहूंगी 7 बजे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद। यह भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन सच यह भी है कि इस बार मोदी सरकार नहीं लौटी है, बल्कि इस बार गठबंधन की सरकार लौटी है। और वो जो गठबंधन की सरकार है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। भले ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सर्व संसदीय दल की बैठक में ये कहते नजर आए कि पहले भी एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है, कुछ नहीं बदला। लेकिन वाकई बहुत कुछ बदला है, क्योंकि 2014 से 2019 282 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। 14 से लेकर 19 और फिर 19 के बाद जो 2024 का कार्यकाल रहा उसमें 303 सांसद थे। पूर्ण बहुमत की प्रचंड जनादेश की सरकार थी। लेकिन अब जब लौटी है यह सरकार तब 240 सांसद रह गए। बहुमत से 32 सांसद कम है। अब आप कहेंगे मैं कौन सी नई बात आपको बता रही हूं, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन 303 के नजरिए से अगर देखें तो 62 सीटें इस दफा भारतीय जनता पार्टी की घट गई है। और मैं जल्दी से आपको बता दूं कि वो सारे राज्य कौन से हैं जहां बड़ी अपेक्षाएं थी और अपेक्षाओं के बिल्कुल उलट भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को नतीजे मिले। सबसे बड़ा राज्य उत्तर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। प्रदेश अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर और लाभार्थी वर्ग, और ये सारी चीजों के बावजूद जो सबसे बड़ा डेंट पहुंचा वो उत्तर प्रदेश में पहुंचा। 62 सीटों से घटकर आ गई पार्टी 33 सीटों पर। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अयोध्या की जो सीट, जो प्रतिष्ठा का भी प्रश्न थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। लल्लू सिंह वहां से चुनाव हार गए, जिन्होंने कहा था हम संविधान बदल देंगे 400 पार का आंकड़ा अगर आया तो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस सीट पर बड़े चौंकाने वाले नतीजे रहे। पिछली बार का जो मार्जिन था तकरीबन 5 लाख वोटों का था जीत का, इस दफा मार्जिन घटकर रह गया 1.5 लाख। तो सबसे बड़ी चोट पहुंचाई उत्तर प्रदेश ने। बिहार ने भी ठीक ठाक चोट पहुंचाई। पिछली दफा 17 सीटें थी, इस बार 12 सीटें रह गई। और ज्यादा चौंकाने वाला यह रहा कि जिस जेडीयू को कह रहे थे चुनावी कैंपेन के दौरान हम सब कि नीतीश का करिश्मा खत्म हो गया है, जेडीयू खत्म होने वाली पार्टी है आने वाले वक्त में, जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी के स्ट्राइक रेट से बेहतर रहा है। और बीजेपी 12 सीटों पर आई, पिछली बार 17 सीटों पर थी। हरियाणा में 5 सीट, पिछली बार 10 सीटें थी। महाराष्ट्र ने भी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं दिए, पिछली बार 23 सीटें थी, इस बार 9 रह गई। बंगाल, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में से होंगे हम पश्चिम बंगाल में, वहां पर भी सीटें घटकर रह गई 12-18 से। और राजस्थान ने भी बड़ा डेंट पहुंचाया। पिछली दफा 24 सीटें जीती थी, इस बार 14 सीटें रह गई। अब सवाल यह है कि पार्टी के भीतर तो इस हार पर, ये जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई आप जानते हैं, बड़ी 2-3 दिन से इन्हीं बातों की चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के भीतर गुणा, गणित, मीमांसा, यह सब चल रहा है, विश्लेषण चल रहा है, क्यों हारे, कैसे हारे, क्या हुआ। लेकिन आप जानते होंगे कि इस चुनाव के दौरान जो सबसे बड़ा नैरेटिव एक सुनने को मिला वो ये कि इस बार संघ ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यानी बीजेपी की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने, मातृ संगठन ने बीजेपी को चुनाव लड़ने में मदद नहीं की। आरएसएस की नाराजगी थी। यह सुना होगा आपने इस पूरे चुनाव के दरमियान। और 24/7 इलेक्शन में रहने वाली पार्टी अगर नुकसान होगा तो कड़ियां जोड़ने की कोशिश भी होगी। बात यह भी होगी कि काडर बेस्ड पार्टी है, काडर निकलता है, वो लोगों को बूथ तक पहुंचाता है, और वो काडर किसका है? वो आरएसएस का काडर है। और बड़ी चर्चा इस बात की भी थी, जैसे ही 4 जून को मैंडेट आया और टेली पर बीजेपी 240 पर दिखी तो चर्चाएं ये भी थी कि मोहन भागवत अगले 1-2 दिन में हो सकता है दिल्ली आए। लेकिन कोई बयान अभी तक मोहन भागवत की तरफ से, संघ की तरफ से नहीं था। और अब मैं जो आपको बताने वाली हूं वो नई बात है। आरएसएस के बड़े नेता हैं राम माधव। बरसों बरस से आरएसएस में उन्होंने बड़ी भूमिकाओं में काम किया है, और राम माधव ने जो बयान दिया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। और मैं उस हेडलाइन को हूबहू आपके लिए पढ़ देती हूं, जो पहली 4 शब्दों की हेडलाइन है, अ मैंडेट फॉर ह्यूमिलिटी। राम माधव कह रहे हैं कि जनादेश जो है इस बार का, वो विनम्रता के लिए दिया गया जनादेश है। गठबंधन की राजनीति का लौटना और मजबूत विपक्ष का होना यह बेहद महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। और अलावा इसके जो और बड़ी बात कह रहे हैं, यह मैंडेट यानी कि यह जनादेश दोनों तरफ से ज्यादा लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने और जिम्मेदार राजनीति का वक्त लेकर आएगा। महात्मा गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं कि महात्मा गांधी आजादी से पहले गठबंधन की राजनीति शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे, और वो अगर सफल हुए, उनकी सफलता विनम्रता और शिष्टता, 2 चीजों का जिक्र कर रहे हैं, ह्यूमिलिटी और सिविलिटी। इन 2 चीजों में निहित है, और ये ऐसे गुण हैं जिनकी आज की तारीख में भारतीय राजनीति को सख्त जरूरत है। अब इस बयान से क्या समझ में आता है? इस बयान से कि ये ताकीद है, ये हिदायत है, ये आरएसएस के लिए एक मुफीद स्थिति है। क्या वाकई जिस एरोगेंस की बात होती रही वो राम माधव यानी कि आरएसएस अपने बयान में बताना चाहता है? और एक और बयान मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। कल गुजरात में वेंकैया नायडू ने, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी एक बयान दिया, और बड़े गहरे मायने इस बयान के भी। जनता ने नीचे से ऊपर तक, टॉप टू बॉटम सभी दलों को एक संदेश दिया है, और यह साबित कर दिया है कि भारत एक महान लोकतंत्र है। अगला क्रेडिट वो जनता को दे रहे हैं, आपको, यानी कि जनता जो भी बदलाव करना चाहती थी उसने बड़ी शांति से कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि जनता ने जो संदेश दिया है लोग उसे समझेंगे। टॉप टू बॉटम सबको संदेश दे दिया जनता ने। तो ये 240 की संख्या के साथ बीजेपी जहां पर इस वक्त खड़ी है, क्या यहां से संघ का दखल या संघ की वो भूमिका जो 2014 से पहले हुआ करती थी, प्रचंड जनादेश से पहले, पूर्ण बहुमत से पहले, क्या संघ उसी भूमिका में वापस लौटता हुआ दिखेगा? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और यहां पर मैं एक और बयान का जिक्र कर दूं। वो बयान भी बहुत सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा चौंकाया उस बयान ने, कि चुनाव के बीच में आखिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? बड़ा डिकोड करने की भी कोशिश हुई उस बयान को। वो आरएसएस जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बैकबोन है, मातृ संगठन है, जैसा मैं कह रही हूं, और बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग कर देखना वाकई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। उस संगठन को लेकर जेपी नड्डा ने चुनाव के बीच में एक बयान दिया। बीजेपी अब बड़ी पार्टी हो गई, सबको अपना अपना काम मिल गया। आरएसएस एक वैचारिक संगठन है, हम राजनीतिक संगठन है। शुरू में हम कमजोर थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, और बीजेपी आज अपने आप को चलाती है। और ये उस स्थिति में दिया गया बयान था जब 2019 की 303 सीटों का प्रचंड बहुमत बीजेपी के पास था। वही कॉन्फिडेंस था, वही आत्मविश्वास था, और 400 पार का नारा था, और लग रहा था कि 400 पार नहीं तो 370 की टैली हम छू लेंगे। तो आज इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं कि संघ की भूमिका, जो बड़े भाई की भूमिका में हमें दिखा करता था 2014 से पहले,
फिर जुड़वा भाई की भूमिका में आ गया। वो वापस पितामह की भूमिका में लौटता हुआ दिखेगा क्या, और इसके चलते बीजेपी के भीतर उथल पुथल अब आने वाले वक्त में और बढ़ती दिखेगी क्या? ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। 2024 में जीतकर भी हार गई बीजेपी और चुनाव के नतीजों के बाद संघ दे रहा है सलाह या करेगा इलाज।